हेलो। Much smiling face with sunglasses. सो गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सॉरी, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। कारण क्या था कि मैं कुछ ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त हो गया था, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, खैर लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हो रही थी, मैंने कोशिश करी थी कि आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊं। ठीक है, और क्या कहता है, हैंड रिटन नोट्स से के आप लोगों का सुझाव था कि सर नहीं, आप हमें ना स्लाइड से पढ़ाएं ताकि हम लोग जल्दी से अपना कोर्स भी कवर कर पाए। ठीक है, ये आप इसे छोड़िए, क्लास आज मैं इसे चेंज करके अभी इसे मैं क्लास फर्स्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है और ये क्लास जो है बिहार जीके पर बेस्ड है, जो आपका 7th फेज की जितनी भी बिहार के एग्जाम, क्योंकि बिहार जीके का कुछ पार्ट आपका एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड है। तो बार बार इस क्वेश्चन को ना पूछेगा कि ये कौन से एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, पीडीएफ मैं आपको अंत में दे दूंगा और आप उससे अपने नोट्स भी आप अपने बना लीजिए। आज हम जो है प्राचीन भारत का, और ये जो हम क्लास करेंगे इसमें केवल आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी एक तरीके से कहें सोर्सेस की बात कहाँ से है। ठीक है, 3 4 तो हुई नहीं क्लास, तो पीडीएफ कहाँ से आएगा अनीता मैम? ठीक है, 3 4 तो क्लास हुई नहीं, वो कैंसिल है क्लासेस, मैंने नहीं ली आपकी थर्सडे और फ्राइडे को। प्रणाम सभी को। अब जरा सभी लोग शांति से सुनेगा। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को साफ सुनाई दे रही है? सबसे पहले तो बस ये एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं। मैं दोबारा से बता दूं, आज ये आपकी पहली क्लास है। ठीक है, ठीक है, आज ये पहली क्लास है। ठीक है, कमेंट ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। बिहार देखो, अगर नेशनल जीके की भी बात करूं, यानी राष्ट्रीय जनरल नॉलेज की मैं बात करूं, साउंड क्लियर नहीं है। अब देखिए, अब मेरे ख्याल से क्लियर, आज जिनको नहीं आ रहा होगा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन जरूर कर लीजिएगा। ओके ओके ओके, समझ गया क्यों साउंड नहीं आ रहा। सॉरी 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 सॉरी, एक बार मेरे को क्लास दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 मिनट रुको। नहीं 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 नहीं, वो सही कह रहे हैं, मैंने ये लगाया ही नहीं है। सॉरी सॉरी। स्वच्छ तरीके से सुनाई देगी। क्या मैं सही हूं? अब मेरी आवाज आप लोगों को काफी स्वच्छ तरीके से सुनाई देगी। ठीक है, अभी सभी लोगों को ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसका ये लगाया ही नहीं था, इस वजह से आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो, ओके ओके। अब देखो, नेशनल जीके की बात करें तो बिहार के इतिहास से शुरू होते हैं। बिहार की जो पवित्र भूमि है, इसका जो इतिहास है वो काफी विविध है, क्योंकि अगर पहले इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और बिहार का संबंध इन तीनों इतिहास, प्राचीन में भी है, मध्य में भी है और आपका आधुनिक, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी यही है। ठीक है, तो आपका जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिहार का इतिहास बहुत विविध है। वो आगे हम देखेंगे कैसे विविध है, यानी आपका मल्टीपर्पस है। 1 मिनट होल्ड करिएगा। नहीं नहीं, एक मिनट होल्ड करो, 1 मिनट 1 मिनट।
परेशान ना होइए, परेशान ना होइए आप। थोड़ा मेरे कंप्यूटर, ये मेरी तरफ से फॉल्ट था, मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, तो उसे मेरे को बस रीस्टार्ट करना पड़ा और कुछ नहीं। मेरे कंप्यूटर ने नहीं, मेरा नेटवर्क तो आपका ये था, क्या कहते हैं, कंप्यूटर, इसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, इस वजह से इशू हो गया था। तभी तो मैंने एकदम आपको मैसेज भेजा कि 1 मिनट को रीस्टार्ट करा, तो एकदम फिर मैंने आपको करा। खैर अब ठीक है, भगवान की कृपा से। चलिए, हाँ हाँ, क्लास होगी, हाँ। देखो, मैं आपको समझाऊंगा, आप बाकी स्लाइड से बना लीजिएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने ही मेरे को ये सुझाव दिया था, ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के इतिहास। तो बिहार बहुत एक प्राचीन भूमि है, ठीक है, और भारत के जो इतिहास है, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो, वो बिहार की धरती से सीधा सीधा संबंध रखता है, ठीक है। और अगर हम धार्मिक आंदोलनों की बात करें, नए धर्मों के उद्भव की बात करें, तो जिसमें आपका, ओके, जिसमें आपका बौद्ध धर्म भी आता है, ठीक है, जिसमें आपका बौद्ध धर्म, ये भी बिहार से संबंधित है, जैन धर्म, दोनों इन धर्मों का जो ओरिजिन है, या इन दोनों धर्मों का जो जन्म है, वो बिहार की धरती से हुआ है। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, उनकी जन्म स्थली भी आपकी क्या है, बिहार की धरती रही रही है, ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। बिहार का जो इतिहास है वो महाजनपद समय से भी है, जैसे मैंने आपको बताया प्राचीन भारत में। तो आगे मैं बताऊंगा, तो एक जो बिहार में एक महाजनपद होता था, दरअसल यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आप लोग वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं होंगे, ठीक है, वैदिक आपको पढ़ाया जाएगा, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो थी, उसमें जो लोग थे ना, वो किस में रहते थे, वो कबीलों में रहते थे। तो कबीले को ना जन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कबीलों को किस नाम से जाना जाता था, जन के नाम से जाना जाता था। अब ये जो जन था, ठीक है, जब लोहे की खोज हो गई, ठीक है, जब लोहे की खोज हो गई, तो ये जन किस में बदल गया, जनपद में बदल गया, यानी कई सारे जो कबीले हैं वो एक साथ आके रहने लगे थे। आगे आपको बताऊंगा, अभी आप सुनिए इससे। और फिर कई सारे जनपद जब इकट्ठे हो गए, तो भारत में 16 बड़े राज्य बने, जिनको महाजनपद के नाम से जाना गया, जिनको किस नाम से जाना गया, महाजनपद के नाम से जिनको जाना गया, ठीक है। उनमें से एक महाजनपद था आपका वज्जी, ठीक है, वज्जी भी बोलते हैं इसे, व जी, वज्जी, ये एक महाजनपद होता था। और ये विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था। दरअसल यहाँ पर क्या कहते हैं, दो कबीले राज करते थे। एक था ज्ञानत्रिक, ये जिसको जनतांत्रिक भी बोलते हैं, और दूसरा था आपका लिच्छवी। और यहाँ पर राजा का चुनाव किया जाता था, इस वजह से इसको विश्व का पहला गणतंत्र रहा। उसके बाद बिहार में इस गणतंत्र के बाद, यानी महाजनपद काल के बाद, मौर्य, जिसमें हम महान अशोक के बारे में पढ़ते हैं, और गुप्त साम्राज्य, जिससे भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें, तो बिहार का जो उल्लेख है वो हमारे महाकाव्य जैसे रामायण जी और महाभारत, इनमें भी मिलता है। और उस उनमें इनका वर्णन जो है बिहार के नाम पे होता है, और बिहार से ही आपका बिहार बना। बिहार जो था, ये जो बौद्ध भिक्षु थे या जो बौद्ध संत होते थे, तो उनका जो विश्राम गृह होता था, उसको बिहार बोला जाता था, ठीक है। अब आगे देखें। फिर बिहार में आपका जब दिल्ली सल्तनत काल शुरू होता है, ठीक है, 1206 से भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत होती है। 1206 में आपका शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, तो बिहार में इस्लाम का आगमन होता है, यानी मुस्लिम्स बिहार में रहना शुरू करते हैं। बख्तियार बिन खिलजी के साथ वो आए थे। और बिहार में एक बहुत बड़ी संख्या में आपका मुस्लिम शासक भी रहे। वैसे दिल्ली सल्तनत तो बाबर के आने तक था, 1526 तक। 1206 से 1290 तक आपका गुलाम वंश था। इसमें हम 5 वंशों को पढ़ते हैं। कोमल मैम, आप सही कह रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करें,
तो सबसे पहले हमें बिहार का इतिहास पढ़ने से पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि बिहार के बारे में हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो कहाँ से। मैं कल आप पर मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, वो आज मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। तो बिहार के बारे में मैंने आपके सोर्सेज ऑफ बिहार हिस्ट्री, यानी बिहार के बारे में इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, उन सारी चीजों को मैं आज आपको बताऊंगा। हाँ जी, ऐसे पढ़ने में कैसे मजा आएगा। जब मैं उस दिन आपसे हैंड रिटन की पूछ रहा था तो आप लोगों ने ही कहा था कि नहीं सर स्लाइड से पढ़ाएं, ठीक है। तब आप लोगों ने मेरे को, मतलब आप लोगों का ना, मेरे को ये जो माइंड सेट है समझ नहीं आता। अगर मैं हैंड रिटन पढ़ाता हूँ तो कहते स्लाइड से, अब मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ तो कहते हैंड रिटन। ऐसे कैसे, ऐसे तो कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अभी जैसे मनीषा आनंद कह रही है नहीं है, ऐसे तो मैं बताऊं, ऐसे तो आपको 0% समझ आएगा, 0%, ये मैं खुद कह रहा हूँ गारंटी से। ऐसे तो 0% मजा आएगा, 0%, खुद गारंटी से कह रहा हूँ ये मैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप किसी भी चीज को याद करने का या स्मरण करने का, मेरा जो कंसेप्ट है वो ट्रिपल आर का होता है, रीड राइट रिकॉल। यहाँ पर केवल रीड हो रहा है, राइट हो ही नहीं रहा। जब तक राइट नहीं होगा तो रिकॉल यानी रिवाइज कैसे करोगे। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आज आखिरी बार ना एक पोल कराता हूँ, ठीक है। मेरे को तो वो हैंड रिटन ज्यादा बढ़िया है। ये तो आप मेरे से पीडीएफ ले लो, ये तो मेरे पास दुनिया जहान की पीडीएफ है, या मैं आपको करा दूं पीडीएफ, ठीक है। महफूज आलम, यहाँ पर मैं किसी से वो बहसबाजी, मैं सिंपल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो 0%, क्योंकि आप लोग ऐसे समझोगे ही नहीं। एक बार मैं पोल अरेंज कर दूं, उसके बाद जो इस पोल का जो रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। नहीं वो बात तो सही है। अब देखो, अभी आपका कोर्स तो मैं करा दूंगा आपको। जिसको हैंड रिटन चाहिए, ठीक है, वो ट्रू लिख दे। जिसको यार एक क्वेश्चन कहाँ है यार, इसमें पोल का क्या सिस्टम है। एक तो इस सिस्टम पे, फिर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अभी अभी इसी समय बोर्ड पे पढ़ा दूंगा अगर आप कहोगे तो। रुक जाओ, क्लास कैसी चाहिए, एक सेकंड। ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा ना, स्लाइड। हाँ, खुद नोट बनाने में ज्यादा लर्न होता है, बिल्कुल। हैंड रिटन, बस आइए आज आखिरी बार पोल कर रहा हूँ। इसके बाद जिसको है तो वो कंप्लेंट मेरी कर देना कि सर स्लाइड से या हैंड रिटन पढ़ाते जो भी है। ये 20 सेकंड का पोल है, आप इधर देखिए। इतना इतना मैं अपना तैयार करता हूँ सिस्टम। 93% हैंड रिटन कह रहे हैं। तो बस अब उसके बाद अब मैं आगे किसी का कमेंट, जिसको बुरा लगे सॉरी टू से, बस ये है, ठीक है। हम्म
देखो आज आधे घंटे ही क्लास हो पाएगी, अभी मेरे को ये पीछे बोर्ड ऑन करना है, तो 2 मिनट का वेट करें, बस 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं, और उससे पहले ही हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब आप सभी लोगों के मैंने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, न जाने आप लोगों को दिख रहे हैं एक दूसरे के कमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा बातें करने से जीवन में कुछ नहीं होता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमेशा कर्म प्रधान बनिए, ठीक है। तो अब ये आज आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका क्लास का टॉपिक चेंज कर दूंगा। आज ये पहली क्लास है, ठीक है। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं, और नोट्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री, और इस पे बेस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और लाइव कराता हूँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो आंसर नहीं देता उसकी फिर मैं क्लास अच्छी लेता हूँ। एशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, और आपकी तो स्पेशल लूंगा क्योंकि आप में बोलने की आज़ादी का भरपूर उपयोग कभी कभार नाजायज भी करते हो। यानी बिहार का प्राचीन इतिहास 4 क्लासेस में ये आपका कवर होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पढ़ाऊंगा वो जाहिर सी बात है आपके जीके में बहुत काम आएगा। तो बिहार का प्राचीन इतिहास की बात करें तो बिहार का ना बड़ा ही एक तरीके से वृहद इतिहास है। तो सबसे पहले बिहार के साहित्य के, बिहार के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं इसके स्रोत की। यानी बिहार के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, इसके स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो इसके कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है आपका साहित्य। साहित्य यानी लिटरेचर। आप लोगों को साहित्य में जैसे वेद हो गए, हमारे पुराण हो गए, हमारे महाकाव्य हो गए, और फिर आगे चलकर जब मगध साम्राज्य था तो आपका चाणक्य जी की अर्थशास्त्र हो गई, आपका मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, विशाख दत्त की आपकी मुद्रा राक्षस हो गई, हुइनसांग गुप्त साम्राज्य, हुइनसांग नहीं, फायान आया था, हुइनसांग आया था। तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनसे रिलेटेड, फिर आपका अशोक क्या बनवाता था, अशोक आपका स्तंभ लेख और शिला लेख बताता था। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लेख, ठीक है। लेख, यहाँ से हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। लेख को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। लेख के बाद आपका इसमें और क्या है साहित्यिक, फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्रियों का वर्णन, ठीक है। विदेशी यात्रियों, ठीक है, यात्रियों का वर्णन, ठीक है। विदेशी यात्रियों का वर्णन, यानी विदेशी यात्रियों का वर्णन को हम बोल देंगे अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। कौन कौन आए, और ध्यान रखिएगा केवल हुनसांग और फायान नहीं आया, और भी आपके यात्री आए हैं, ठीक है। ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास है, थर्ड क्लास, इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है वो नहीं हुई है क्योंकि हुई नहीं है। और ये आज की पहली क्लास भी नहीं है, 0.5 क्लास है, क्योंकि आधा घंटा तो हमने सुहा कर चुके हैं। तो सबसे पहले बिहार के स्रोतों के बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो सबसे पहले आता है लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यक स्रोत, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, साहित्य स्रोत को पढ़ेंगे, या साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ेंगे।
लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्सेज में हमारे कई सारी चीजें आती हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है? तो सबसे पहले नंबर 1 तो वेद ही आते हैं, ठीक है, जिनको अंग्रेजी में वेदास हम बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, तो जो हमारा वेद है, यहाँ पर ये लिखिएगा मत, ठीक है। वेदों तो संस्कृत में लिखे गए हैं। वेदों के इस भाषा को बहुत ही एक व्याख्या के तौर पर आपका किस में लिखा गया है? ब्राह्मणों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो है पंडित जी वाला ब्राह्मण नहीं है, ये बुक को कहा जाता है। ये किनको कहा जाता है? बुक को कहा जाता है। जैसे शतपथ हो गया, पंचविश हो गया, तो आपका दूसरा नंबर पर क्या आता है? ब्राह्मण आता है, ठीक है, ब्राह्मण। ये बुक है, ये कोई ब्राह्मण वैसे नहीं है, ठीक है। फिर ब्राह्मणों के बाद आपके काव्य आते हैं, महाकाव्य। महाकाव्य जिसमें रामायण जी और महाभारत है। महाकाव्य को हम क्या बोलते हैं? एपिक। उसके बाद साहित्य स्रोतों में और क्या आता है? साहित्य स्रोतों में आपका चौथे नंबर पर आपका जो आता है साहित्य स्रोतों में, महाकाव्य हो गया। फिर बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। अब हमें ये कैसे जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में संबोधि प्राप्त करी थी, महावीर स्वामी ने जिम्बिक ग्राम में कैवल्य प्राप्त करा था, तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से ही तो करा होगा। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। अब जो इंग्लिश में नोट डाउन कर रहा होगा वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लेगा, जो हिंदी में लिख रहा होगा वो हिंदी में लिख रहा होगा। आगे जब इनको हम एक एक करके ना एक्सप्लेन भी करेंगे, तब बताएंगे ना कौन सी भाषा में ये लिखा गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। और इसके बाद आपका गैर साहित्यिक स्रोत भी आते हैं, ठीक है। वो गैर साहित्यिक स्रोतों में मतलब आपका बुक्स वगैरह ये सब आएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वें नंबर पर आप लिख सकते हो बुक्स। अब बुक्स में आपका मेगास्थनीज वगैरह ये सब हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? सबसे पहले यहाँ पर एक सेकंड, सबसे पहले बात करते हैं वेदों की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? वेद। क्योंकि हाँ, अब समझ में आएगा आपको, वही तो मैं बता रहा था, ठीक है। तो सबसे जो पहला वेद था, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब आपको समझ में भी आएगा। जब एक्चुअली आप लोगों का पढ़ने का जो लर्न करने का प्रोसेस है वो यही है। अब देखो ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। ऋग वेदा। आप में से इंग्लिश में से कौन कौन कोई कर रहा है इंग्लिश में नोट डाउन? एक बार शिलालेख आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई इंग्लिश में नोट कर रहा है ना? कहीं मैं इंग्लिश में लिखे जा रहा हूँ कोई? ओके ओके, पर ठीक है ठीक है। तो ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट रिटन रिटन डॉक्यूमेंट इन दी वर्ल्ड। ऋग्वेद आपका विश्व का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। अब इसमें बिहार का वर्णन क्या कहते हैं? ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में बिहार का वर्णन
ऋग्वेद में बिहार का वर्णन, ठीक है, ऋग्वेद में बिहार का वर्णन किट का, इसको हम बोलते हैं कीकट, ठीक है, किस रूप में, कीकट के रूप में मिलता है। अभी देखो आपको मैं कीकट दिखाता हूं, ऋग्वेद में बिहार का वर्णन कीकट के रूप में मिलता है। एक सेकंड आपको मैं कीकट दिखा देता हूं यहां पर। दरअसल बिहार में कैसे शुरुआत होती है इसकी, दरअसल जो आपका भारत में वेदों की जो शुरुआत होती है या वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है वो आर्यंस के कारण होती है, आर्य लोगों के कारण। आर्य लोग यहाँ के निवासी नहीं माने जाते, आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है, आर्य लोग मध्य एशिया से आपका भारत आए थे। तो यहाँ पर देखिएगा इंडो आर्यंस जो है, ठीक है, इस प्रकार से आए और यहाँ पर ये कीकट होता था। और ये देखिए आपका ये गंगा यमुना, यहां से फिर अब आप आपकी ये बिहार के इतिहास की शुरुआत होती है, यानी बिहार का वर्णन जो है वो इस कीकट के नाम से मिलता है। ओके, देखिए पहले तो आप लोग जितना मेरा सहयोग करेंगे मैं आपको उतने अच्छे से समझा पाऊंगा। यूजलेस क्वेश्चन पूछ के इधर उधर की बात करके नहीं होगा। कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम 1 महीना तो लगेगा ही, मिनिमम, मैक्सिमम का पता नहीं। तो ऋग्वेद में बिहार का वर्णन किस रूप में होता है, कीकट के रूप में होता है। तो लिखेगा इन ऋग्वेदा, इन ऋग्वेदा, ठीक है, इन ऋग्वेदा बिहार वॉज कॉल्ड एज, बिहार वॉज कॉल्ड एज कीकट। अब इसे ऐसा लगेगा जैसे किटकैट बुला रहे हो, ठीक है, कैसे बुला रहे हो, किटकैट बुला रहे हो, कीकट के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो लोग यहाँ पर रहते थे उनको वार्तेय कहा जाता था, ठीक है। और इसमें जो लोग रहते थे, ठीक है, लोग रहते थे यानी जो जनता थी उनको क्या बोला जाता था, वात्रेय बोला जाता था। क्या बोला जाता था, वात्रेय, उनको क्या बोला जाता था, वात्रेय। जब कल आपको यहाँ पर अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कल, इसे एक बार आप नोट कर लो और फिर कल जब आप अपने नोट्स को अच्छे से कर लोगे तो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। चलो, इसके बाद आपका अगला जो आता है वो ये है कि आगे पढ़ने से पहले हमें ना वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानना, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे से मिला जुला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नीचे क्या लिखे हैं, नीचे ये लिखा है कि जो इस कीकट में लोग रहते थे, ठीक है, जो इस कीकट में लोग रहते थे उनको वात्रेय नाम से बुलाया जाता। जैसे आपको भारत में लोग रहते हो ना, आप, हम भारतीय हैं, तो जो कीकट में लोग रहते थे उनको वात्रेय नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं, एक छोटी सी बात है कि जो वैदिक सभ्यता, क्योंकि मेरे को आपको समझाना पड़ेगा वैदिक काल को भी। ये बताओ वैदिक सभ्यता कब से कब तक रही, इतिहास तो पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो वैदिक सभ्यता का कालखंड बता सकते हैं आप लोग, वैदिक सभ्यता का कालखंड कब से कब तक वैदिक सभ्यता रही। तो देखो वैदिक सभ्यता जो है आपका ईसा मसीह के जन्म से 1500 बीसी पहले शुरू हुई थी और ईसा मसीह के जन्म से 600 बीसी पहले तक रही। इस वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। इस वैदिक सभ्यता को मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो एक कारण है, समझिएगा। इस वैदिक सभ्यता को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है पूरा वैदिक काल, ठीक है, एक क्या है आपका पूरा वैदिक काल, जिसको हम बोलते हैं अर्ली, इसको पूरा वैदिक काल को आप प्रारंभिक वैदिक काल भी बोल देते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड,
ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड हम इसे बुलाते हैं। जो आपका पूरा वैदिक काल है, इसका जो काल खंड है या जो उसकी टाइमलाइन है, आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। ठीक है, ओके, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऐसा देखो ये है। इसे इसको ना ऋग्वैदिक काल भी बुलाते हैं, क्योंकि इसमें ना ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुई है, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। खैर, यहाँ पर जो आपका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। ठीक है, पेशा, मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था, यानी एनिमल एनिमल हस्बेंड्री थी, हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंड्री को आप क्या लिखोगे, पशुपालन लिखोगे। और दूसरी चीज यहाँ पर जो लाइफ थी, ओके, जो जीवन था वो क्या था, घुमंतु था। ठीक है, जो जीवन था वो क्या था, घुमंतु। घुमंतु को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक बोलते हैं, यानी एक स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कर आगे बढ़ जाते थे। इसी वजह से हमारे धर्म में, या जो सनातन धर्म है, उसमें गाय का इतना मान सम्मान या गाय को इतना पवित्र क्यों माना जाता था, क्योंकि जब इनकी घुमंतु जीवन शैली थी या लाइफ थी, तो एनिमल प्रोडक्ट पर बहुत ध्यान रखते थे, मतलब उसी से ही दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, जो भी कुछ है। और गाय के लिए लड़ाई होती थी, तो गाय एक बहुत पवित्र चीज मानी जाती थी। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका आता है, उत्तर वैदिक काल, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। जो उत्तर वैदिक काल है, इसका जो काल खंड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होता है। जो 1000 ईसा पूर्व से, ओके, पैसा क्या था, पैसा तो नहीं, कुछ था उस समय, पैसा नहीं था। हाँ, ठीक है। तो आपका जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका क्या था, ये उत्तर वैदिक काल था। अब इसमें क्या हुआ ना, ये जो आपका उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, ये जो उत्तर वैदिक काल है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाता है, लोहे की खोज। तो ये आपका लौह युग, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग बोला जाता है, तो ये आपका आयरन एज हो जाता है। ठीक है, अब जब लोहे की खोज हो जाती है, तो वो क्या करने लगते हैं, औजार बनाने लगते हैं। औजार यानी टूल्स। उस समय इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, तो क्या करना शुरू करते हैं, अब उनका जो ऑक्यूपेशन था वो चेंज हो जाता है। ऑक्यूपेशन जो था अब क्या हो जाता है, उनका कृषि हो जाता है, यानी एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर। और जो उनकी लाइफ, अब कृषि तो जगह जगह घूम के नहीं होगी, वो तो एक जगह स्थित होके होगी, तो उनकी जो लाइफ है ना, वो क्या हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है। ठीक है, स्टैटिक यानी स्थिर हो जाती है। अब ये मैंने इतनी कहानी आप लोगों को क्यों बताई, वो ये है क्योंकि अगर मैं वैदिक समाज की बात करूं, वैदिक समाज या वैदिक सोसाइटी, तो वैदिक समाज कैसे होता था, तो वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी परिवार। वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी परिवार। परिवार किससे मिलके बना होता था, परिवार मिलके बना होता था कुल से। कुल, और कुल किससे मिलके बना होता था, कुल मिला बनता था आपका कई सारे कुल। जैसे आपका गांव है, ठीक है, तो गांव में कई सारे बिरादरी के लोग होते हैं ना, तो कई सारे कुल किससे मिलके होते थे, जन से। ये जन क्या होता था, एक कबीला होता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता था। ओके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब एग्रीकल्चर करने लगे, तो ये जन था। अब जब जन था तो ये घूमते रहते थे, लेकिन अब स्टैटिक हो गए, एक जगह स्थिर हो गए, तो ये जन कई सारे इकट्ठे हो गए, तो इससे क्या बना,
जनपद बना। अब जब कई सारे जनपद इकट्ठे हो गए तो इससे क्या बना, महाजनपद बना। इससे क्या बना, महाजनपद बना। यहां तक आप समझे मेरी बात को? ये इस वजह से मैंने आपको समझाया। अभी इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज वैसे तो आपके कोर्स की नहीं है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था जो है ये कर्म पर आधारित है। ऋग्वेद में तो साफ कहा है जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आज की डेट में नेता का बेटा नेता, एक्टर का बेटा एक्टर बन गया, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है वो क्या हो गई, जन्म पे आधारित हो गई। वो किस पे हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। यहाँ पर कर्म पे आधारित थी, यहाँ पे जन्म पे आधारित थी। अब हुआ क्या कि जो ब्राह्मण है, प्लीज आप में से कोई ब्राह्मण हो तो मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं उस समय के इतिहास की बात बता रहा हूँ। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया, ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन उन पर लागू नहीं होते थे, बल्कि वो दूसरों के लिए लागू बनाते थे। तो अगर मैं आप लोगों की बात ना सुनूं, सपोज करो, वैसे तो मैं सुनता हूं आपकी बात, ठीक है, अगर मैं आप लोगों की बात ना सुनूं, ठीक है, आप लोगों की बात ना सुनूं और अपना पढ़ाता रहूं, तो आप मेरे को छोड़ दोगे, मेरी क्लास में आओगे ही नहीं, कहोगे कि सर ने मतलब पैसा बर्बाद हो गया। सही बात, सही बात बताई मैंने? अगर मैं आप लोगों की बात ना सुनूं, अपनी मन की बात करके चला जाऊं। अब यही कंडीशन आप देखो कि जो उत्तर वैदिक काल है, अंधविश्वास या धार्मिक कर्म कांड या धार्मिक जो अनुशासन था, रूल रेगुलेशन, उससे लोगों को बड़ी पराधीनता सी लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो उनको कैद में रखा गया है। तभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए और ये इतने फैले। इन ये धर्म क्यों आए, वो इसी वजह से आए थे, क्योंकि दोनों में ही इस वर्ण व्यवस्था के बारे में बात ही नहीं है। ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने से पहले अब जरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपको बीपीएससी की टीचिंग परीक्षा में तो काम आएगा, बिहार की जितनी भी परीक्षाएं है ना उसमें भी आपके लिए उतना ही मार्क होगा, ओके। ठीक है, अभी जरा यहाँ पर ध्यान दो। तो हमारे जो वेद हैं, ठीक है, वेदास है। पहली बात, वेदास को क्या बोला जाता है, वेदों को श्रुति बोला जाता है, ठीक है। वेदों को क्या बोला जाता है, श्रुति। श्रुति क्यों बोला जाता है वेदों को, वेदों को श्रुति किस वजह से बोला जाता है, वेदों को श्रुति इसी वजह से बोला जाता है कि ये सुनी गई हैं, क्योंकि ये बाद में लिखी गई है। अब जैसे शिव तांडव स्तोत्र में संस्कृत में रावण ने लिखा है, जटाटवी गल ज्वला प्रवाहि पावितस्ते गले वलम बलम्बिता भुजंग मंग डालिका डमट 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 डिलान डट डमरवया। अब ये डमट डमट डिलान डट डमरवया ये कैसे लिखा जा सकता है, तो ये श्रुति पे थे, यानी ऋषि मुनियों ने ये सुन के ज्ञान प्राप्त करा है। और जो वेदों की रचना है वो ईश्वर भगवान ने करी है, इसी वजह से वेदों को अपरुषया भी कहा गया है, ठीक है। वेदों को क्या बोला गया है, अपरुषया भी कहा गया है, कि वेदों की रचना एक सुप्रीम बीइंग ने करी है, यानी ईश्वर ने करी है, ओके। बिल्कुल पहले सुना गया, तो वेदों को अपरुषय भी कहा गया है और श्रुति भी कहा जाता है। वेदों का अर्थ क्या होता है, वेदों का अर्थ अगर पूछा जाए तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। अब हमारे 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं। 4 वेदों में सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद आपका यजुर्वेद। वेद में आपका जो है, इसमें जैसे ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं और यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि बताई गई है इन मंत्रों के द्वारा। तीसरा जो होता है सामवेद, ठीक है। ये सामवेद
में इन मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तभी शक्ति आती है, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण है इसी तरीके से आप करें, ठीक है, तो पावरफुल बनते हैं। जैसे ओम भू भुव स्वा, एक बोलने का एक तरीका होता है मंत्रों को। अच्छा, ये जो पहले तीन है इनको इसी वजह से त्रिवेद भी कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है, त्रयी भी बोला जाता है और इनको त्रिवेद भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो चौथा वेद है, ठीक है, अब जो आपका चौथा वेद है वो है अथर्व वेद। अथर्ववेद इन तीनों वेदों से आपका भिन्न है, ये आपका तंत्र और मंत्र, ठीक है, इस पे ये होती हैं शक्तियां, तंत्र मंत्र से संबंधित है, वास्तु शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, और हर एक वेद का उपवेद है। तो आयुर्वेद भी जो उपवेद है ना वो अथर्ववेद का। अच्छा, ये चार वेदों के बारे में बताया, इन चारों वेदों के ना ब्राह्मण है, ओके, इन चारों वेदों के क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या होता है, एक्चुअली वेदों को के मंत्रों का व्याख्या सरल रूप में की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बोला जाता है। अब देखो इनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, इसमें जो मेन आपको चीज है ना वो ध्यान रखनी है। जैसे सामवेद की अगर मैं बात करूं तो सामवेद या सभी वेदों के ब्राह्मण मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड, ये हमें काम किन दो चीज का है, एक तो सतपथ ब्राह्मण है और एक सतपथ ब्राह्मण के बाद एक आपका कौन सा है, अथर्ववेद, ओके, ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर सबके। तो सबसे पहले इसके जो है ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण आता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद इसी का ही एक है, आप में से कई लोग कौशिक, कौशिक होते हैं ना को, तो कौशितिकी ब्राह्मण है, श है कौशितिकी, ये उस समय की भाषा होती है, और एक है कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। फिर यजुर्वेद का अगर ब्राह्मण देखें तो तैत्रीय और शतपथ, ओके, तैत्रीय, तैत्रेय, ये मेरे पे अंग्रेजी हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, तैत्रीय, ठीक है, तैत्रेय और शतपथ, ठीक है, हमें इस पे ध्यान देना, शतपथ, तैत्रीय और शतपथ। और जो आपका इसका अथर्ववेद का तो एक ही है, गौपथ, और सामवेद का जो है पंचविश, पंचविश। इन दो पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिहार के बारे में जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है और पंचविश से आपका मिलता है, और अथर्ववेद में भी आपका बिहार के बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। तैत्रेय। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, तैत्रेय ब्राह्मण की, ठीक है, तो सॉरी शतपथ ब्राह्मण की। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण मन कहता है कि जो आर्य लोग थे, ठीक है, आर्य जो लोग थे वो निवास करते थे, निवास करते थे उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में उनका निवास था, आर्य लोगों का उत्तरी बिहार में निवास था। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सौरव शेखर सर, ये बिहार का बैच है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे कि आर्यों के आगमन, ठीक है, आर्यों के आगमन और निवास की जानकारी, आगमन, आर्यों के आगमन और निवास की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो आर्य थे इन्होंने ही आगे चलकर मगध का विकास करते हैं, ठीक है, आगे ही चलकर मगध का निवास करते हैं। अरे बिहार ग्रेट है सर। लीजिए पीछे वाली स्लाइड। अब आप लोगों को समझ आ रहा है या अब बाउंसर ही पढ़ रहे हैं सारे?
मैंने तो आपको पहले ही बताया था। चलो ठीक है। तो आर्य का निवास, और इन्होंने ही आगे चलकर ये क्या कहते हैं, इसको मगध लोगों के पूर्वज कहा जाता है। ब्राह्मण प्रीस्ट नहीं है, ब्राह्मण बुक है। ठीक है, ब्राह्मण क्या है, बुक है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका बात करते हैं। उसके बाद आता है आपका पंचविश। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो पंचविश ब्राह्मण में जो वर्णन मिलता है हमारा, किसका मिलता है, मगध, मगध का जिक्र मिलता है, आपका अंग का जिक्र मिलता है, आपका वज्जी का मिलता है, एवं एवं और किसका मिलता है वर्णन पता है, उस समय जो जिसको बोलते हैं मुंजोवंतों का। अब ये मुजवंतो आपका पता ही नहीं होगा, आपको क्या होगा मुजवंतो, मुजवंत यानी पहाड़ों का जिक्र मिलता है, हिमालय। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय को किस नाम से जानते हो, तो मुजवंत को के नाम से जा रहा है। हाँ, चलो ठीक है। अब आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेदों के बारे में। अब वेदों के बाद मैंने आपको क्या लिखवाया था कि भाई साहित्यिक स्रोतों में तो वेद हो गए हमारे, ब्राह्मण हो गए। अब बात करते हैं महाकाव्य, यानी हमारे जो पुराण है। ये 2 पॉइंट हो गए ना हमारे, 2 पॉइंट हो गए ना। अब हम किसकी बात करते हैं, महाकाव्य की बात करते हैं। ठीक, माता जानकी को माता जानकी क्यों कहा जाता है, माता जानकी को, सीता मैया को माता जानकी क्यों बुलाया जाता है। क्या क्लियर नहीं है सरिता कुमारी जी? अब जिसको नहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जनकपुर की राजकुमारी थी माता जानकी। ओके, जनकपुर पड़ता तो नेपाल में है, जनकपुर पड़ता तो नेपाल में है। अ, लेकिन इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, जनकपुर पड़ता तो नेपाल में है, लेकिन जो इसकी राजधानी थी विधेय, जो आज का आपका मिथिला। ठीक है, मिथिला क्या है, नेपाल के बॉर्डर पे ही है। तो विधेय, ये विधेय की माता जानकी थी, जनकपुर की राजधानी थी विधेय। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी मिथिला के नाम से जाना जाता है। तो अगर महाकाव्यों की मैं बात करूं, तो रामायण जी में, आज से वैसे रामायण भी शुरू है, तो रामायण जी में बिहार क्षेत्र का जो वर्णन है, ठीक है, बिहार क्षेत्र का वर्णन वो किस रूप में मिलता है, विधेय के रूप में मिलता है। ठीक है, विधेय, ये विधेय जो थी आपका आज की डेट में इसको मिथिला के नाम से जाना जाता है। और ये विधेय जो थी ये किसकी राजधानी थी, जनकपुर की राजधानी थी। किसकी, जनकपुर की। इसीलिए इसको माता जानकी भी कहते हैं। ओके, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, मैम सॉरी फॉर इट। डिस्क्रिप्शन
अब रामायण को तो लिख ही लेंगे आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार इन रामायणा, ओके, इज नोन एज विधाय, ओके, एंड प्रेजेंटली इट इज नोन एज मिथिला, ओके, मिथिला, अच्छा आएगा, मिथिला, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी महाभारत की, महाभारत की बात करें, महाभारत का असली नाम बता सकते हो? महाभारत का असली नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है, जय संहिता जो है महाभारत का वास्तविक नाम है, जय संहिता महाभारत का वास्तविक नाम है, हाँ। ठीक है, जो जय संहिता है वो आपका यानी महाभारत, इसमें आपका जो बिहार का है तो अंग, ठीक है, जो आपका कर्ण जहां से संबंधित है, ये जो अंग है आज के भागलपुर और मेरे ख्याल से खगड़िया, इस क्षेत्र को वर्णन मिलता है जय संहिता में। वो हुआ ही नहीं, एस गौतम कुमार जी, वो क्लास हुआ ही नहीं, ठीक है। इसके बाद महाकाव्यों में आपका पुराण भी आता है, एक मिनट पहले से नोट कर लीजिएगा, महाकाव्यों में आपका पुराण भी आता है, ठीक है। अभी आपकी दूसरी क्लास होगी है ना, तो कल हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, अभी आप दूसरी क्लास अटेंड करें। हाँ, देखिए फास्ट और स्लो का तो पता नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारा चल रहा है। ये आज मैं इसको क्लास 1 कर दूंगा, आपको बस मेरे से सीखना है और अपना जीके का पेपर अच्छा करना है, ठीक है। और आप सभी लोग टीचर हैं तो आप समझदार हैं, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन करें तो क्लास से रिगार्डिंग तो मैं आपको अच्छे से उसको करूंगा। आज ये क्लास 1 है, ध्यान रखिएगा, और कल हम जब उस मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे आपको साथ साथ, ओके। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ अटैच हो चुका है अगर आपको चाहिए, हाँ, लिखने और समझने भी, हाँ अच्छा है, ओके। चलिए, जय हिंद। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं होता है, बाय बाय, फीडबैक जरूर भरेगा, थैंक यू। अच्छा, हैंड आउट ले लीजिए एक बार जरा, जिसको ये चाहिए हैंड आउट, वैसे आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हैंड आउट की रिक्वायरमेंट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, फिर भी आपको मैं हैंड आउट दे देता हूँ, प्लीज हैंड आउट ले लीजिए, धन्यवाद। और पूरे दिन भी क्लास करते मत रहा करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, ऐसा काम नहीं चलेगा। हैंड आउट मैंने दे दिया है और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, पूरे दिन भी क्लास मत करा करो, क्लास करने से नहीं है, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।